हेलो एवरीवन, अमृत ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 से कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और समझ में आने के लिए आपके लिए पूरा प्रयास करते हैं कि आपको ये चैप्टर हमारा समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। जो दूसरा चैप्टर हमारा है उसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्य के बारे में। क्या होता है कार्य? ठीक है बेटे, क्या होता है कार्य? यानी कि सबसे पहले जो हमारा है चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है उसका नाम है कार्य, यानी कि वर्क। क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक आप कार्य को करते ही रहते हैं। जो कार्य होता है वो हमारे कई प्रकार से होता है। कोई सुनने का कार्य कर रहा है, कोई लिखने का कार्य कर रहा है, कोई दौड़ने का कार्य कर रहा है, कोई पढ़ाने का कार्य करता है, कोई पढ़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में कई कार्य होते हैं जो हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे कि भौतिकी में कार्य को ऊर्जा के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल की दिशा में गति करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब तक आप किसी वस्तु पर कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, तो जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तो आपका कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में आपको बल के बारे में पढ़ाया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और अच्छा भी था। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है, जिसे हम बल के परिभाषित के रूप में कल हमने आपको पढ़ाया था। तो आज हम उसी का दूसरा जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है कार्य। यानी कि बल जिस वस्तु पर लगाया जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या होगा, बल की दिशा में थोड़ा बहुत विस्थापन होगा। और यही विस्थापन क्या होगा, यानी कि विस्थापन का मतलब गति करना, और इसी में क्या होगा कि वह गति करने लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें कार्य हो गया। अब कार्य का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हैं कि जैसे कि कार्य का यानी कि इंग्लिश में कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। यानी कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ये हमारा क्या होता है? कार्य होता है बेटा। क्या होता है? कार्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो W है वो हमारा वर्क डन है। क्योंकि कार्य को प्रदर्शित करने के लिए हमें W लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कार्य है कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो हमारा आता है, क्योंकि वस्तु की दिशा में गति करती है, तो कार्य का सूत्र जो हमारा बन के आता है वो FD cos थीटा होता है। यानी कि FD cos थीटा का मतलब क्या होता है? यानी कि W हमारा क्या हो गया? यानी कि W हमारा हो गया वर्क, यानी कि किया गया कार्य, यानी W। इसके बाद आता है यानी कि F क्या होता है? यहाँ पर F होता है हमारा फोर्स, अप्लाइड इन फोर्स, यानी कि जो आपने इसमें बल लगाया है वो कितना लगाया है। ठीक है बेटे। इसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि कितना विस्थापन हुआ है। आपने किसी वस्तु पर बल तो लगा दिया, लेकिन उस पर विस्थापन कितना हुआ, तो वो आपके लिए दर्शाता है। ठीक है। अब बात आती है थीटा की। थीटा क्या होता है? यहाँ पे थीटा हमारा होता है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बल और विस्थापन के बीच में जो हमारा कोण बन रहा है वो कितना है, वो थीटा के लिए दर्शाएगा। कितना दर्शाएगा? थीटा। यानी थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? बल और विस्थापन दिशा के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि विस्थापन। यानी कि विस्थापन का मतलब क्या है? यानी कि कोण जो दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण। आप देख लीजिए यहां पर जो दे रखा है, बल और विस्थापन दिशाओं के बीच का जो कोण होता है उसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है बेटे। अब बात आती है यूनिट्स की। यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट का मतलब क्या होता है, यानी कि इकाई, यानी कि हम कह सकते हैं इसका एसआई मात्रक। आप जानते हैं पिछली कक्षा में आपने पढ़ भी चुका होगा, क्योंकि जो बल का मात्रक होता है, आप देख लीजिए साफ साफ अक्षरों में दे रखा है। जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई इकाई यानी जूल होता है। क्या होता है बेटा, जूल होता है। कार्य को हम किसमें, आप देख रहे हैं कार्य का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम जूल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, जूल से लिखते हैं, क्योंकि एक जूल, अब बात यहाँ पे आती है एक जूल की। एक जूल का मतलब आप समझ लीजिए, अगर डेफिनेशन आती है कि एक जूल का मतलब क्या होता है, तो एक जूल का आप क्या लिखेंगे, यानी कि एक जूल की डेफिनेशन आती है तो आपको लिखनी पड़ेगी। आप देख लीजिए यहां से आप लिख सकते हैं, एक जूल वह कार्य है जो तब किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। हाँ बिल्कुल, यानी 1 जूल का मतलब क्या है, यानी कि किसी पर आपने बल लगा दिया, यानी कि आपने क्या करा, एक बल लगाया, 1 न्यूटन का बल होना चाहिए, और 1 न्यूटन का जब आप बल लगाएंगे तो बल की वैल्यू यानी कितनी होगी, 1 होगी। 1 जूल वह कार्य है जो तब किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। यानी कि एक बल लगाया और उसका जो विस्थापन हुआ वो कितना होगा, 1 मीटर के बराबर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 जूल की परिभाषा कहेंगे। ठीक है बेटे, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कार्य के प्रकार। अब बात आती है कार्य के प्रकार के बारे में। क्या होते हैं कार्य के प्रकार, बहुत सारे कार्य होते हैं। आपने कार्य देखे होंगे, करे होंगे, यानी किस तरीके से कार्य हुआ है ना बेटा। तो पॉजिटिव कार्य और एक निगेटिव कार्य। सबसे पहले तो 2 कार्य के बारे में बात करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। कौन कौन से कार्य, टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के प्रकार। तो कार्य हमारा क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब धनात्मक कार्य, यानी कि धनात्मक कार्य। क्या है धनात्मक कार्य, आप देख लीजिए, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, दोनों में देख लीजिए। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक कहा जाता है। कहने का मतलब, यानी कि जब कोई किसी वस्तु पर कार्य, धनात्मक कार्य, फिर से सुन लीजिए, पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल एक दिशा होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, एक ही दिशा में बल भी लग रहा है और हमारा क्या लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि धनात्मक कार्य हो गया। क्या हो गया, धनात्मक कार्य हो गया। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, किसी मरीज को बिस्तर से उठाकर स्ट्रेचर पर रखना। बिल्कुल, कोई मरीज है, मान लीजिए कोई मरीज है, उसको आपने उठाया, किसी मरीज को आपने क्या किया, उठाएंगे कहां से, अरे भाई मरीज है तो बिस्तर पे ही लेटा हुआ होगा या बैठा हुआ होगा, उसको उठाइए और स्ट्रेचर पर रख दीजिए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कार्य क्या है, पॉजिटिव वर्क है, यानी कि धनात्मक कार्य हो गया। बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है। फिर से समझ लीजिए, कोई मरीज है, उसको उठाया और आपने स्ट्रेचर पर लिटा दिया, तो हमारा ये कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव कार्य होगा। ठीक है बेटे। अब बात करते हैं ऋणात्मक कार्य की। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वर्क। When the force applied to an object, है ना, बड़ा ध्यान से देख लीजिए, फोर्स applied to an object and the displacement are in opposite direction, work is said to be negative। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या है, ऋणात्मक कार्य वह कार्य होता है जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन
लगाया गया बल और विस्थापन क्या होगा, यानी कि विपरीत दिशा में हो, काय में हो, विपरीत दिशा में होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कार्य हमारा कैसा हो रहा है, यानी कि विपरीत हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, इसे हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। ऋणात्मक कैसे कहेंगे, अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। कोई मरीज है, क्या है, कोई मरीज है, उसको आपने उठाया, कोई मरीज है आपने उसको उठा लिया और वापस उसको वहीं रख दिया, तो आपने क्या किया, कोई कार्य किया, कार्य तो किया है, लेकिन आपने क्या करा, उसको उसी दिशा में आप ले आए, विपरीत दिशा में आपने काम कर दिया, यानी कि गए और आ गए, यानी कि उसको उठाया और उठा के फिर वापस रख दिया। तो हम क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य हमारा ऋणात्मक कहा जाता है, इसी को हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख लीजिए, किसी मरीज को उठाने के बाद उसे वापस बिस्तर पर लिटाना, मरीज को उठाने के बाद उसे वापस बिस्तर पर लिटा देना। बात समझ आ रही है, ठीक बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीरो वर्क या शून्य कार्य। शून्य कार्य का मतलब आप जानते ही हैं, यानी कि कोई भी कार्य होगा ही नहीं। क्या होगा, कोई भी कार्य होगा ही नहीं। तो जब कार्य नहीं होगा तो क्या कहोगे कि इसमें शून्य वर्क है, शून्य वर्क है, यानी कि जीरो वर्क है। क्या है, जीरो वर्क है। जब कोई विस्थापन नहीं होता है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी विस्थापन नहीं होता है, या जब लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत होता है, तो क्या कहेंगे, उस पर शून्य बल यानी शून्य कार्य हो रहा है। उस पर क्या हो रहा है, शून्य कार्य हो रहा है, बल नहीं बेटा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बल नहीं लगाए तो कार्य कैसे होगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकता होती है, कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो हमारा जो फार्मूला है वो कितना था, W बराबर, हमने आपको फार्मूला लिखाया था FD cos थीटा, क्योंकि बल क्या है, F है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन की दिशा है, और थीटा बल और विस्थापन की दिशा का कोण होता है, जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है बेटे, तो यानी कि शून्य वर्ग कहां पर होगा, जब हम क्या करेंगे, जब कोई विस्थापन नहीं होता है या जब लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत होता है। उदाहरण के लिए, बिना किसी गति के दीवार को धक्का देना तो कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। बिल्कुल, मान लीजिए कोई भी दीवार है और उस पर धक्का लगाए पड़े हैं, यानी कि फिर भी धक्का मार रहे हैं, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है, ना कोई गति हो रही है, ना विस्थापन हो रहा है, बल तो लग रहा है लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार के कार्य को हम कहेंगे कि हमारा शून्य कार्य है। कोई कार्य ही नहीं करा आपने, सुबह से शाम हो गई, लेकिन आप दीवार में धक्का लगाए पड़े हैं, लेकिन दीवार बेचारी इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं हिली डुली, लेकिन आप कहेंगे अरे साहब हमने तो पूरे दिन कार्य किया है, लेकिन कार्य भैया दिखाओगी तो कहां पे कार्य किया है, तो कार्य है ही नहीं। तो जब कार्य नहीं है तो क्या क्या आप कह सकते हैं कि हमने कार्य किया है, तो आपका कार्य कैसा होगा, शून्य कार्य होगा। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी। ठीक है बेटा, अब हमारा जो टॉपिक आता है नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है देख लीजिए। बिल्कुल, आप बेटा एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि कार्य और एनर्जी एक ही चीज है बेटा, है ना, क्या है, एक ही चीज है। कैसे एक ही चीज है, अब आप देखो क्या है, देखो एनर्जी की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, यानी कि एनर्जी यानी ऊर्जा की परिभाषा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कार्य कर लिया, जो उसकी क्षमता हुई उसी को हम, क्षमता का मतलब पावर, शक्ति,
तो उसकी पावर है, वही उसकी एनर्जी है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये विभिन्न रूपों में मौजूद होती है बेटा। क्या होती है? विभिन्न रूपों में मौजूद होती है, और इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे आप ना तो बना सकते हैं और ना ही इसे बिगाड़ सकते हैं, यानी कि नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस नियम को हम बेटा क्या कहते हैं? इस नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका मात्रक। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। तो भैया जो मात्रक कार्य का होगा वही जूल का होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है? ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा होती है, जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है। और जूल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो जूल होता है उसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो किसी वस्तु को 1 मीटर पर 1 न्यूटन के बल से चलने के लिए आवश्यक होती है। 1 जूल ऊर्जा की वह मात्रा। अगर आता है 1 जूल की परिभाषा, तो यानी कि 1 जूल की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? 1 जूल की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? 1 जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वस्तु को 1 मीटर पर 1 न्यूटन के बल से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम 1 जूल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बेटा, आप इतना लिख दीजिए, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी का मतलब यानी कि ऊर्जा के प्रकार। क्या क्या हो सकते हैं ऊर्जा के प्रकार? ऊर्जा के प्रकार समझने के लिए आइए देखते हैं क्या होते हैं ऊर्जा के प्रकार। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी में आता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा, यानी कि इसमें क्या होगी? मौजूद ऊर्जा होगी। यह वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? यानी गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के कारण, उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये काय पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और उसके वेग पर। तो इसका जो फार्मूला आता है आप देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये इसका बेटा फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। जो हमारा m क्या है? मास है। मास का मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान होता है, ये किलोग्राम में भी हो सकता है, और आप देख रहे हैं क्योंकि किलोग्राम में ही वस्तु का द्रव्यमान ले लीजिए। और इसमें बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का वेग। यानी कि बी क्या होगा? वस्तु का वेग होता है। क्या होता है बेटा? वस्तु का वेग होता है। बी क्या हो गया? वस्तु का वेग, और एम हो गया द्रव्यमान। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त आज का टॉपिक है, बहुत मजेदार है, आप देखते रहिए। अब बात करते हैं इसमें उदाहरण की। काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? चलती व्हील चेयर या स्ट्रेचर में गतिज ऊर्जा होती है, और नर्स को इसे रोकने के लिए बल लगाना पड़ सकता है। बिल्कुल, क्या लगाना पड़ सकता है? बल लगाना पड़ सकता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि जब कोई चलती हुई व्हील चेयर या स्ट्रेचर है,
अगर कोई व्हील चेयर है या स्ट्रेचर है, वो चल रहा है, तो आप कहेंगे कि उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी बेटा? गतिज ऊर्जा होगी। अगर नर्स के लिए इसे रोकना है, व्हील चेयर को या स्ट्रेचर को इसे रोकना है, तो आप इसे रोकेंगे, तो आप बल लगाएंगे, क्योंकि बल क्या है? धक्का या खिंचाव होता है। धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्योंकि जब तक आप बल नहीं लगाएंगे, स्ट्रेचर हुआ या व्हील चेयर हुई, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आती है बात पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? ये देख लीजिए, संभावित ऊर्जा, पोटेंशियल ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं या संभावित ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक, अब क्या है? किसी वस्तु द्वारा बल क्षेत्र आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण में अपनी स्थिति के कारण धारण की जाने वाली ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा का सूत्र है। यानी ये दे रखा है। बिल्कुल, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। क्या कहते हैं? स्थिति के कारण। स्थिति का मतलब अपनी स्थिति में है वो। पोटेंशियल एनर्जी, इसका आप फार्मूला देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो m क्या होता है हमारा? द्रव्यमान। और g क्या होता है? ग्रेविटेशनल। और h क्या होता है? हाइट, यानी कि ऊंचाई होती है। क्या होती है? हाइट यानी कि ऊंचाई होती है। आप देख लीजिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है यहां पर। आप देखेंगे mgh में क्या क्या है, आप देख लीजिए। ठीक है बेटे, यानी कि जो हमारा m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द्रव्यमान हो गया है। ठीक है, इसके बाद g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g है। और स्मॉल g का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण। तो स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। ठीक है, इसका मान आपने पढ़ा भी होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध भी होता है, आपने ये पढ़ा होगा। और इसका मान आप जानते हैं, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कि स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो आप लिखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है h। h यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रेफरेंस पॉइंट इन मीटर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो h क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है बेटा? ऊंचाई होती है। h का मतलब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितनी है। आप देख रहे हैं इस तरीके से, वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि h होती है। ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लो। जब किसी मरीज या चिकित्सा उपकरण को ऊंचे स्थान पर उठाया जाता है, तो उन्हें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, जब किसी मरीज या चिकित्सा उपकरण को ऊंचे स्थान पर उठाया जाता है, तो उनमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है? जब किसी मरीज या चिकित्सा उपकरण को, कोई मरीज है और उसका उपकरण है, उसको ऊंचे स्थान पर उठाया जाता है। ऊंचे स्थान पर यानी उसकी स्थिति जो होगी, और उसको फिर वही वापस कर दिया, तो उसकी क्या है? स्थिति है भैया, स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं केमिकल एनर्जी की। केमिकल एनर्जी की यानी कि रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है? आप देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? सबसे बढ़िया पॉइंट है केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में क्या है? देखिए, रासायनिक यौगिकों के बंधों में
संग्रहित ऊर्जा जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान निकलती है, ये आमतौर पर भोजन और ईंधन में देखी जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? रासायनिक यौगिकों के बंधों में, बंधों का मतलब बंधना, उसमें संग्रहित होकर ऊर्जा निकलना। कोई भी मान लीजिए पार्टिकल है तो उसे आप बांधेंगे या तोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर निकलती है, ठीक है। और जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान निकलती है, ये आमतौर पर भोजन और ईंधन में देखी जाती है। क्योंकि भोजन और ईंधन में, क्योंकि भोजन आप जब पकाते हैं तो किससे आप पकाएंगे? यानी कि ईंधन में ही तो पकाएंगे, तो उसमें क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे आप क्या कहेंगे? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। भोजन में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग शरीर द्वारा शारीरिक गतिविधि सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाता है। भोजन में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग शरीर द्वारा शारीरिक गतिविधि सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाता है। यानी भोजन में क्या है? ऊर्जा है। हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? भोजन से होती है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर सूर्य को माना जाता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा भंडार है हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा के रूप में। समझ में आ रहा है? यानी कि सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। और हमें कहां से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। ठीक है बेटा, हमें कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। अब बात करते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? किसी पदार्थ में कणों की यादृच्छिक गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आप कह देंगे कि सर कोई भी पदार्थ है, उसको तोड़ा आपने तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, या पदार्थ को जोड़ दीजिए या तोड़ दीजिए, तो उसमें ऊर्जा कैसी उत्पन्न होगी? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, इसे अक्सर जोड़ा जाता है उत्पन्न ऊर्जा, इसे अक्सर ऊष्मा से जोड़ा जाता है। यानी कि वह ऊर्जा जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की डेफिनेशन आप क्या देंगे कि यानी कि किसी वस्तु में उसकी ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आप इतना लिख दीजिए बात। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। भौतिक चिकित्सा के दौरान लगाई गई गर्मी या चिकित्सा उपकरणों द्वारा उत्पन्न गर्मी, यानी भौतिक चिकित्सा के दौरान लगाई गई गर्मी या चिकित्सा उपकरणों के द्वारा लगाई गई गर्मी। यानी कहने का मतलब क्या है? यानी भौतिक चिकित्सा का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं कि निमोनिया की शिकायत हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए न्यूबिलाइजर का उपयोग करते हैं। न्यूबिलाइजर से क्या है? ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है। तो हम कह सकते हैं ये ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, ये हमारे क्या है? चिकित्सा उपकरण है। क्या है? चिकित्सा उपकरण है। बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं, अगर बॉडी ठंडी पड़ जाती है तो उसके लिए उससे सिकाई की जाती है। क्या की जाती है? सिकाई की जाती है। उससे सिकाई करने के लिए बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसके द्वारा ऊष्मा दी जाती है। ठीक है बेटा, आइए आगे चलते हैं। अगला है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिकल से आप समझ ही गए होंगे, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। बहुत बढ़िया बेटा। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को आप मिला दीजिए तो यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा की कोई अलग डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी गतिज ऊर्जा है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पिंड की कोई भी, उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या बनेगी?
यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी। इसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल, जब किसी मरीज को उठाया जाता है, बिल्कुल जब किसी मरीज को उठाया जाता है तो जैसे ही मरीज को उठाया जाता है यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जब किसी मरीज को उठाया जाता है, आपने क्या करा, मरीज को उठा लिया, ठीक, तो जैसे ही मरीज को उठाया आपने तो क्या हुआ, एक तो उसकी स्थिति चेंज हो गई और उसमें गति हो गई। गति और स्थिति दोनों ही उसमें उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम कहेंगे कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है बेटे, ठीक। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। अब आप कहेंगे सर कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में या पिंड में उसकी यानी कि विद्युत के कारण उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि काय के कारण, विद्युत के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के कारण, विद्युत ऊर्जा कहां से मिलेगी, आइए देखते हैं क्या है। किसी चालक में, किसमें, किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत आवेशों द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यह अधिकांश चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों की को शक्ति प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे चिकित्सा उपकरण होते हैं, उसमें बिजली का उपयोग किया जाता है, विद्युत का उपयोग किया जाता है, तो उनके लिए उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे मैंने अभी न्यूबिलाइजर का नाम लिया था, ठीक है, ये बिजली वाले उपकरण होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा से चलते हैं, उसमें करंट प्रवाहित की जाती है। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लीजिए ईसीजी मशीन हो गई, है ना, या वेंटिलेटर पर जितने उपकरण होते हैं, हार्ट बीट वाली मशीनें होती हैं, ईसीजी करते हैं, आपने देखा होगा, ईसीजी मशीन है या वेंटिलेटर जैसे उपकरण है, इनमें क्या होती है, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है। और विद्युत ऊर्जा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इसमें चिकित्सा उपकरण और उपकरणों को शक्ति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, पावर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देख रहे हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे देख लीजिए ईसीजी मशीन या वेंटिलेटर जैसे उपकरणों को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा, ये सब क्या है, ईसीजी मशीनें होती हैं जो हार्ट से संबंधित होती है मशीन। ये वेंटिलेटर होता है, इससे मरीज इमरजेंसी में होता है, इसको लेटा दिया जाता है वेंटिलेटर पे। ये सब क्या होते हैं, इनमें उपकरण होते हैं जो हमारे विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 7 लास्ट पॉइंट है एनर्जी का। एनर्जी के प्रकार में क्या है, एनर्जी के प्रकार में सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है एनर्जी। देख लीजिए क्या है ये, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर, इसका मतलब क्या है, यद्यपि सामान्य नर्सिंग परिदृश्यों में इसका सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ नैदानिक उपकरणों जैसे पीईटी स्कैन या परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी है भैया, जो न्यूक्लियर बम वगैरह होते हैं, परमाणु बम होते हैं, उससे ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब भाई अब आप कहोगे नर्सिंग के क्षेत्र में परमाणु बम लेके चले जाए तो वही कहां से न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न कर दोगे, उसके लिए तो बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए होता है। ये ज्यादातर हमारे इसमें उपकरणों में नहीं होता है और इसका उपयोग सामान्य नर्सिंग परिदृश्यों में इसका सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग नहीं करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग मत कीजिए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटे। है ना। अब बात आती है पावर की। पावर आपने सुना भी होगा, पावर कितनी पावर वाले हो भैया, क्या पावर रखते हो, बहुत बढ़िया है। पावर है तो सब कुछ है भाई, पावर है तो सब कुछ है। तो पावर कहां से आएगी, देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ पावर इज द रेट एट विच वर्क
is done or energy is transferred. It indicates how quickly work is performed या how fast energy is used. The formal for power is. यानी कहने का मतलब क्या है, शक्ति वह दर है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। कहने का मतलब क्या है, पावर शक्ति। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके थे कार्य करने की क्षमता क्या थी, ऊर्जा थी, शक्ति। अब यहां पे क्या कह दिया, शक्ति वह दर है जिस पर काम किया जाता है, काम किया जाता है या एनर्जी स्थानांतरित की जाती है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, स्थानांतरित का मतलब क्या है, ट्रांसफर की जाती है, यानी चेंज किया जाता है। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को आप ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। पावर जिसे शक्ति कहते हैं। ठीक है बेटे, ये दर्शाता है कि काम कितनी तेजी से किया जाता है। शक्ति का मतलब क्या है, अगर आपके अंदर पावर ज्यादा है तो आप काम जल्दी से करेंगे, है ना। और ऊर्जा का उपयोग कितनी तेजी से किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग आप जितनी तेजी से करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर पावर आएगी। ऊर्जा है तो आपके अंदर पावर है, शक्ति है, और कार्य भी उतना ही तेजी से होगा। कहने का मतलब कार्य, शक्ति और पावर तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके पास शक्ति और ऊर्जा है तो आप बहुत जल्दी कार्य को खत्म कर सकते हैं, बराबर बराबर। ठीक है, तो यहां पर एक फार्मूला आता है P बराबर W/T, कार्य करने की दर। ठीक है, तो यानी कि आप देख लीजिए जो फार्मूला होगा इसका, P बराबर कितना होता है, P बराबर W/T। आप देख लीजिए P बराबर W/T। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। P बराबर हमारा होता है W/T। तो यानी कि फार्मूला हमारा क्या है, P होती है पावर, W कार्य होता है, और ये बटे में प्रति सेकंड, यानी कार्य होगा फिर प्रति सेकंड में होगा। अब P क्या है यहाँ पर, P होता है बेटा पावर। पावर यानी कि शक्ति वाट में होती है, यानी कि पावर, P का मतलब क्या हो गया पावर, और W क्या है यहाँ पे, किया गया कार्य या स्थानांतरित ऊर्जा होती है। और T आप जानते हैं, T फॉर टाइम होता है, यानी कि W कार्य हो गया, T समय हो गया, और P क्या हो गया, पावर। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट देखिए। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। मैं समझता हूं कि आपके लिए ये समझ में आया होगा, यानी कि बीएससी नर्सिंग के लिए ये टॉपिक फिजिक्स का यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि ये आपके लिए समझ में आया होगा, और यहां से आपके लिए कुछ ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा। और आप एक बार इसके लिए दोबारा रिवीजन कर लीजिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।